नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। कांग्रेस पार्टी पर अक्सर गुटबाजी के आरोप लगते रहते हैं और फिर एक बार कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे पर सुर्खियों में है। इस लोकसभा में हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ाने वाली कांग्रेस का अब हरियाणा में ही नेता साथ छोड़कर जा रहे हैं। किरण चौधरी, श्रुति चौधरी के बाद से जो है बीजेपी में उनके शामिल होने के बाद से एक और जाट नेता के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस को जाट वोट बैंक का नुकसान और बीजेपी को इसका फायदा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दरअसल किरण चौधरी के तोशाम विधायक पद से इस्तीफा नहीं देने का फायदा बीजेपी को फ्लोर टेस्ट के दौरान मिलेगा। अगर मानसून सत्र के दौरान विश्वास मत हासिल करने के लिए फ्लोर टेस्ट भी कराया जाता है तो विधानसभा में बीजेपी बहुमत में दिखेगी। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए किरण या फिर श्रुति चौधरी में से किसी एक को उम्मीदवार बनाए जाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जब मीडिया ने भूपेंद्र हुड्डा से किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने वाले मामले में सवाल पूछा तो भूपेंद्र हुड्डा ने जवाब दिया कि टिकटों का बंटवारा हाईकमान ने किया और पार्टी पूरे प्रदेश में मजबूत है, यानी वो बचते हुए दिखाई दिए। दरअसल कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा भंग करने की मांग को लेकर के राज्यपाल से मुलाकात भी आज की थी। फिर चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि कांग्रेस ने राज्यपाल को विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाने की बात की है और तुरंत चुनाव करवाने की बात की है। इसको लेकर के ज्ञापन सौंपा गया क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, यानी अल्पमत के मुद्दे पर कांग्रेस अब राष्ट्रपति शासन की मांग रखकर चुनाव जल्द करवाना चाहती है। लेकिन बिखरते कुनबे के लिए कांग्रेस क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। एक तो नैतिकता के आधार पर तो सरकार के चलने को वो नहीं है, औचित्य नहीं है, स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए और ये नहीं देते हैं तो हाउस डिसॉल्व करके तुरंत फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए। ये हमारी मांग है, यही आज हम कह के आए। नंबर गेम, इसके अलावा कौन है उनके साथ? 43 के साथ नाम बताएं कौन है उनके साथ? अभी 87 का है। जब तक किरण चौधरी इस्तीफा न दे ले या स्पीकर कोई फैसला न करे 87 का रहेगा। जब तक सदस्यता उनकी या तो इस्तीफा दें या रद्द हो। ये दावे खोखले कितनी बार हो चुके इनके, खोखले दावों से क्या होता है। आज स्थिति क्या है इस बात की बात, वैसा मतलब और स्टेटिंग ना हो, ये तमाशा ना हो, उसके लिए डिसोल्यूशन मांगा हमने। ऐसा है, हमारे 38 एमएलए और एक्स एमपी पहले ज्वाइन कर चुके हमारे पार्टी 42 के करीब। क्या पार्टी, कांग्रेस पार्टी मजबूत है। तो हरियाणा की राजनीति आजकल गर्माती हुई दिख रही है क्योंकि कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ दल बदल का दौर भी जारी है और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो अल्पमत के मामले में लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और राज्यपाल से मुलाकात भी इस बीच जो है की गई। कांग्रेस के विधायकों द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल गया राज्यपाल के पास मुलाकात करने और एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति शासन लगा करके प्रदेश भर में चुनाव कराए जाए। अब ऐसे में राज्यपाल ने भरोसा दिया है विपक्ष को। विपक्ष का कहना है कि वो इस मामले को देखेंगे और विपक्ष का इस बीच कहना है कि अब एकमात्र ऑप्शन है कि राष्ट्रपति शासन लगा करके दोबारा चुनाव कराए जाए, यानी फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस को लगता है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, इसलिए तुरंत प्रभाव से जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, अपने बिखरते कुनबे को बचाए रखने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है, ये भी बड़ा सवाल बनता है क्योंकि जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही है कि बड़े बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी में जा रहे हैं कांग्रेस का साथ छोड़ करके, तो ये आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस पार्टी के लिए। इसलिए ये भी जो है लगातार पूछने वाला सवाल है कि आखिर कांग्रेस अपने बिखरते कुनबे को समेटने के लिए या फिर बचाए रखने के लिए क्या कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब किरण चौधरी जो एक कद्दावर नेता मानी जाती हैं हरियाणा में और दक्षिण हरियाणा में इनकी अच्छी पकड़ है, जाट वोट बैंक एक बड़ा इनसे प्रभावित होता है, ये और अपनी बेटी, दरअसल ये जो है
तोशाम से विधायक हैं, उनकी बेटी पूर्व सांसद रह चुकी हैं। तो ऐसे में किसको फायदा किसको नुकसान होगा, ये चर्चा का विषय है और इसी पर चर्चा करेंगे आज। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। राजवीर रोहिला जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही नीरज गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल राजवीर जी आप ही से ले लेती हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, आप तक जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। नीरज जी बहुत स्वागत है। सवाल ये है कि देखिए आपने अल्पमत को लेकर के सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया। आज आपका प्रतिनिधिमंडल गया राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने क्या आश्वासन दिया है ये भी बताइए। और दूसरी बात ये कि चलिए ठीक है, विपक्ष का धर्म आप निभा रहे हैं, आपको जिन मुद्दों पर घेरना चाहिए आप प्रमुखता से उठा रहे हैं, लेकिन आपका जो बिखरता कुनबा है उसके लिए क्या प्रयास पार्टी कर रही है, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए ताकि लोग समझ पाए कि आपके बिखरते कुनबे को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी सरकार नैतिक तौर पर तो गिर चुकी है, लेकिन नैतिकता इनमें बची नहीं, इसलिए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे नहीं। हमने राज्यपाल जी को यही बोला है कि या तो आप फ्लोर टेस्ट कराइए, अगर फ्लोर टेस्ट पॉसिबल नहीं है तो आप राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। उन्होंने अच्छे मन से पॉजिटिव रिस्पॉन्स से हमें विश्वास दिया है कि मैं जो भी उचित कार्रवाई कानून के हिसाब से वो मैं करूंगा और करनी भी चाहिए। जो राज्यपाल है ये मतलब नहीं कि बीजेपी सरकार है, बीजेपी राज्यपाल है, वो राज्यपाल हरियाणा सरकार के हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, उन्होंने तो कानून के हिसाब से फैसला लेना है क्या होगा क्या नहीं। देखिए, नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा देंगे सबको पता है। दूसरी बात, आपने बिगड़ते कुंबे की बात की, देखिए कोई कुंबा बिगड़ता नहीं, सिर्फ किरण चौधरी के जाने से आप ये नहीं कह सकते हमारा कुंबा बिगड़ गया। आप किरण चौधरी जी की आप उनकी राजनीति पर प्रकाश डालिए, उनको कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया। 1986 में वो ऑल इंडिया कांग्रेस महिला की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थी, उनको हरियाणा की राजनीति से लेके दिल्ली की राजनीति में चमकाया, डिप्टी स्पीकर का शब्द दिया। 1991 की बात है। वो खुद मंत्री रही, सीएलपी लीडर रही, उनकी बेटी 2 बार एमपी रही, सब कुछ रही, तो बताइए क्या कमी छोड़ी। अब रही बिखराव की बात कि किरण चौधरी जी कहते हैं मेरी बेटी को टिकट नहीं दी, भाई ये तो हाईकमान का फैसला था, हमारे इसमें लिखा हुआ था, एजेंडा था कि 2 बार के हारे को टिकट नहीं मिलेगी, उसका लोकसभा की टिकटों में फाइनल किया गया। आप पूरे लोकसभा कांग्रेस 300 चुनाव में लड़िया, बताइए किसको टिकट दिया तो 2 बार हारे हैं सोनिया, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है। ये तो सिर्फ इनका पर्सनल बेनिफिट है कि मेरी बेटी को एमपी बनना था, एमपी बनने के बेनिफिट पे तो वो नाराज हो गई। इसमें क्या, अगर आप पार्टी से अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करोगे तो पार्टी आपको क्या देगी। पार्टी ने आपने क्या दिया, पार्टी ने आपने राज्यसभा में धोखा दिया, अजय माकन जी को हरवा दिया, आपने कहा मेरा वोट क्रॉस हो गया, तो ये क्या अच्छी बात है। एक तरफ तो आप कहते हैं आप इतनी बड़ी नेता हैं, तो ये गलती कैसे हो गई। तो क्या ये अजय माकन जी वाले मुद्दे पर, उतने पुराने मुद्दे पर आप क्या पार्टी ने उनसे बदला लिया? देखिए, बदला नहीं लिया हमने, जो है कांग्रेस की पार्टी का अनुशासन था, जो 2 बार हारे हुए उनको टिकट नहीं दी, जबकि हुड्डा साहब प्रदेश सरकार ने, प्रदेश अध्यक्ष ने उनके बेटी के नाम की विवेचना भी की थी कि उनको टिकट दी जाए। ये तो हाईकमान का फैसला था, इसमें हम और आप हरियाणा कांग्रेस क्या कर सकती है, जो हाईकमान चाहेगा उसका हमें पालन करना पड़ेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकते, बाबा जी का फैसला था, हाईकमान का फैसला था, तो इसमें क्या दिक्कत होगी। अगर एक बार एमपी नहीं है, मतलब पिता भी रहेगा, बेटी भी रहेगी, पुत्री भी रहेगी, तो क्या हो गया। अच्छा चलिए, आपकी बात को हमने मान लिया, बात सोचते हैं, चलिए मान लिया हमने आपकी बात को, आप जो कह रहे हैं ठीक है, आपने अपने हिसाब से अच्छा जस्टिफाई किया, लेकिन ये तो बताइए ना, किरण चौधरी अगर आपके कुनबे से जाती हैं, श्रुति चौधरी जाती हैं, आपने बताया कि ये पद दिए, इसका मतलब एक बड़ा वोट बैंक प्रभावित है भाई। 6-7 जिले सीधे कोई बड़ा वोट बैंक प्रभावित नहीं, अगर बड़ा वोट बैंक होता हो इतनी, कोई बड़ा नेता ऐसी हरकत नहीं करता जैसे इन्होंने की है। कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने क्या दिया, आज उनको जान बचाना, उनकी देश विदेश में बचाना है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बचाना है। अब ये तीनों लाल, ये हरियाणा का दुर्भाग्य है, तीनों लाल के सारे बीजेपी सत्ता में आती थी, आज तीनों लाल बीजेपी का सहारा ले रहे हैं। कितने अचंभे की बात है, आप देखिए ना 2 सीट की पार्टी में ये बहुमत की बात करते हैं, इनका बहुमत है कहाँ बीजेपी का, सिर्फ 2014 से 2019 तक, उसका बहुमत है कहाँ बताइए आप। इन्होंने कुलदीप बिश्नोई को लिया, हिसार जीत गए क्या,
वीरेंद्र सिंह जी लेकिन को लिया, बहुमत हमारे तो को आपके लिया, पास भी क्या नहीं है हुआ? ना, आपको भी तो सोच समझ के ही कदम रखना होगा, विधानसभा चुनाव नजदीक है। देखिए, हमें को फर्क नहीं पड़ता, एक हमारे सीट, हम कांग्रेस एक पार्टी वोट मजबूत बहुत है, कीमती कांग्रेस होता है। विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस में ऐसे नेता गए कांग्रेस ने कभी परवाह नहीं करी, गए तो उनकी अपनी मर्जी है, उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षी है, जिन लोगों को सत्ता में चलिए रहने ठीक की है, आदत यही चीज हुड्डा साहब ने भी बोली, यही चीज उन्होंने भी बोली। अभी आपने कहा कि दो चीजें कही है, तो फ्लोर टेस्ट करवाइए या तो फिर विधानसभा भंग करवाइए। अभी जब हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने साहब कहा कि अब तो हम फ्लोर टेस्ट भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं बस विधानसभा भंग हो, क्योंकि वो भी इस चीज को समझ गए कि संख्या बल अब हमारे पास भी नहीं है। नहीं, संख्या बल तो है, संख्या बल चलो मान गए बात, लेकिन इनके पास भी तो नहीं। अगर इनके पास हो तो स्थित करते हैं, तभी हमने कहा विधानसभा भंग कराइए। इलेक्शन जैसे कि संविधान के नियम के हिसाब से किसी भी सरकार का कार्यकाल 4 साल या 4 साल से ऊपर होता है, सरकार 6 महीने पहले इलेक्शन करा सकती है, ये राज्यपाल का राइट है। तो इलेक्शन में 3 महीने तो बचे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये नैतिकता के आधार पर कहते हैं हम पे फ्लोर टेस्ट से खुद साबित करते हैं, हमें जरूरत ही नहीं इसकी बात करने की। आपके सवाल में बहुत, आपके जवाब में बहुत सारे और सवाल उजागर कर दिए। मैंने एक बात बोलूंगा, किरण चौधरी के जाने से बीजेपी वालों इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी हमारे नेता गए तो क्या मिला? कुलदीप बिश्नोई गए, रणजीत सिंह चौटाला गए, वो भी हार गए। तो ऐसा कोई नहीं है जो बीजेपी मजबूत हो जाएगी। भ्रम है, इनका भ्रम टूट जाएगा। अगली बात में से पूछो, मैं बाकी बात का सारा जवाब दूंगा आपकी। अच्छा, नहीं, नवीन जिंदल गए तो जीत तो गए ना। देखिए, नवीन जिंदल गए तो किसकी पार्टी? हमारी पार्टी के जो इनके मोदी जी कहते थे 30,000 करोड़ कोयला डाली, तो 30,000 रुपए किसकी तिजोरी में गए? आप इनसे पूछिए। बहुत सारे और सवाल है, मैं पूछूंगी आगे। और भी लोग जुड़ चुके हैं, तो एक एक सवाल जरा उनसे ले लूं। ठीक है नीरज जी, थोड़ा सा रुकिए। रोहिला साहब हमारे साथ जुड़ चुके। रोहिला साहब, आवाज आ रही है? जी नमस्ते जी। नमस्ते, बहुत स्वागत है रोहिला जी, थोड़ा देर से आप जुड़े। देखिए, कांग्रेस का कहना है कि अब हम फ्लोर टेस्ट भी नहीं चाहते हैं, अब तो भंग ही करवाइए और दोबारा चुनाव करवाइए। मजबूती बताते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उनको डर है कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए, जो वो आप पर शक जता रहे हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो आप हॉर्स ट्रेडिंग कर देंगे, यानी आप उनके विधायकों को या फिर उनको खरीदने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेता श्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने तीसरी बार शपथ ली है, अभी उन्होंने 2 फैसले किए बड़े। एक तो जो ये था आपका, क्या बोलते हैं उसको, पीएम किसान निधि 9 करोड़ 30 लाख किसानों को जारी कर दी, किस्त मिल ली सबको। और कल ही कैबिनेट का फैसला हुआ कि 17 फसलों पे एमएसपी दिया जाए। तो हम इन लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार जनता को समर्पित सरकार है। पार्टियां क्या कर रही है उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि हमारा पूर्ण बहुमत है। अगर इन लोगों आज ये लोग मिले हैं, आज भी ये लोग लूप होल छोड़ गए, क्यों नहीं 44 लोगों को लेके गए विधायकों को, क्यों नहीं परेड कराई इन्होंने? जब ये समर्थन का दावा करते हैं, भाई हमारे पास समर्थन है, और भारतीय जनता पार्टी के नायब सैनी के नेतृत्व में जो शानदार सरकार चल रही है वो अल्पमत में है, तो ये लोग क्यों नहीं लेके गए 44 लोगों को गवर्नर साहब के पास? तो अल्टीमेटली फैसला गवर्नर साहब ने करना है, और वो परिस्थितियों में फैसला लिया जाता है। और एक बात, जो अल्पमत का है, पूर्ण बहुमत है, ये फैसला विधानसभा में होता है, ये कोई टीवी डिबेट में बैठ के थोड़ा ना होता है ये। तो मैं तो इनको खुला चैलेंज देता हूँ, नीरज जी को, बड़े अच्छे भाई हमारे ही हैं, तो पार्टी में कौन सी में तो पता है इनको, तो मैं तो इनको चैलेंज देता हूँ कि भाई ये आए और फ्लोर टेस्ट करवाए अपना, ठीक है ना? ये सारी बातें एक मीडिया फुटेज लेने की कोशिश है, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इन लोगों की, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि कांग्रेस के कितने दाने हैं इनके पास, ठीक है ना? इनके पास 28 MLA हैं, बाकी और कहां से लाएंगे ये लोग? संख्या 44 से ही है। जेजेपी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जेजेपी के मोस्टली विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो नायब सैनी की सरकार उनको समर्थन दे रहे हैं बाहर से। अब इस चीज को शायद कांग्रेस समझ चुकी है, इसलिए तो वो कह रही है कि आप हमें फ्लोर टेस्ट करवाना नहीं, आप हमें सीधे राष्ट्रपति इसको विधानसभा को भंग कराएं। छोटी सी सिर्फ ये टैक्टिक है, बस मीडिया में भाई थोड़ी चर्चा हो जाएगी, एक दिन डिबेट हो जाएगी, बस, और ज्यादा नहीं है। और ये अच्छे विषय में डिबेट करनी चाहिए, विकास के मुद्दे पर डिबेट करनी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो 17 फसलों में एमएसपी दिया किसान को, उस पर डिबेट करनी चाहिए इनमें। लेकिन ये लोग अपना, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि इनके नेता इनको छोड़ के जा रहे हैं। इनके पास इनके जो और भी नेता छोड़ेंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, अभी तो जैसे पहले छोड़े थे। इशारा किया जा रहा है कि एक और जाट नेता कांग्रेस छोड़ने वाले, खाली तो आने वाले समय की बात होगी। मैं कोई बात नहीं करूंगा ज्योति जी, नेता हर नेता का अपना महत्व होता है, किसी भी पार्टी में है। अच्छा, ये बताइए किरण चौधरी, श्रुति चौधरी आपकी पार्टी में शामिल हुई, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा क्या कारण है?
आपको क्या लगता है कि क्या कारण है उन्हें बीजेपी के पास आना पड़ा? उन्होंने वहां अपमानित होना पड़ा, प्रताड़ित होना पड़ा। और ये जो लोग आज आरोप लगाने की हिम्मत कर पा रहे हैं, जिस टाइम वो जो ये बोल रहे थे अजय माकन जी को इन्होंने गलत वोट देकर हरवाया, तो उस टाइम आवाज क्यों नहीं उठाई इन लोगों ने? उस टाइम मुंह में दही जम गई थी क्या नीरज जी आपकी पार्टी के नेताओं में? किसी की हिम्मत थी? अब वो आपकी पार्टी से हमारी पार्टी में स्विच कर गए तो आप कुछ बोल लो उससे। अब तो वैसे विपक्षगामी बोलना होता है, बोल रहे हो आप लोग। लेकिन किरण चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी जो भारतीय जनता पार्टी में आई है, वो एक लेगेसी लेके आए चौधरी बंसीलाल की, जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। ठीक है ना? उनके कामों को कोई भी पार्टी आए, आती रहेगी, पार्टी सरकारें आती रहेंगी, लेकिन चौधरी बंसीलाल जी का नाम हमेशा रहेगा और हमने हमेशा इज्जत से नाम लिया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, जो अभी कैबिनेट मंत्री हमारे पूरे भारत के, उन्होंने कहा है कि भाई कहीं ना कहीं किरण चौधरी जी प्रताड़ित थी वहां, तो इसलिए उन्होंने यहाँ आना स्वीकार किया। तो हम तो स्वागत करते हैं नीरज जी, अपनी बारी में आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपनी बारी में। चौधरी जी का, सभी का। चलिए ठीक है, आपका ये कहना है कि वो प्रताड़ित थी। खैर ये अलग रीजन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सीट नहीं मिली उन्हें और तो इसलिए वो जा रही है, वहां राज्यसभा सीट का लालच है इसलिए जा रहे हैं। अलग अलग अपनी तरफ के तरीके से बयान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनके आने या जाने से, क्योंकि पार्टी को मजबूती सिर्फ उनकी वजह से नहीं मिली है, पार्टी पहले से मजबूत है। ये इनका अपना कहना है। खैर अब ये क्यों कह रही है कांग्रेस, तो कांग्रेस ही समझ सकती है। हो सकता है कि अपने दुख दर्द को ना दिखाना चाह रहे हो पब्लिकली। खैर कुटेल साहब हमारे साथ बने हुए हैं, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आवाज नहीं पहुंच पा रही रोहिला जी आपकी। लौटूंगी आपके पास में, फिर आप जवाब दीजिएगा। कुटेल साहब बने हुए हैं, आप दोनों में से किसी की आवाज नहीं आ रही, ना नीरज जी की आ रही है ना रोहिला जी की आ रही है। दोनों से फिर लूंगी मैं सवाल। कुटेल साहब बने हुए। कुटेल साहब क्या वजह मानते हैं? एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम तो मजबूत हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, अगर ये चले भी जाते तो ऐसे बहुत आए बहुत गए हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं कि वाकई में कांग्रेस को फर्क पड़ता है, बस वो पब्लिकली ये नहीं दिखाना चाहती है, उसे खुद में फर्क पड़ा है? क्योंकि कुछ नेता तो हैं, चाहे सैलजा की बात करें, कुमारी सैलजा की, कई सारे लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि हाँ कांग्रेस मतलब किरण चौधरी के जाने से और श्रुति चौधरी के जाने से हमें नुकसान होगा, लेकिन इस बात को कांग्रेस नहीं मान रही है, या फिर जो भी कहें जो बड़े नेता हैं वो नहीं मान रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो अल्पमत वाला मुद्दा बार बार आप विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, इस समय में कितना सही है इसको उठाना? क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं अब होना क्या है, 2 महीने में वैसे भी चुनाव होने हैं, 2-3 महीने बाद, तो अभी के समय में इस मुद्दे को इतनी प्रमुखता से उठाना क्या वाकई में सही है? देखिए ज्योति जी, मैं पहले भी डिबेट के अंदर इस बात को बोल चुका हूं कि हुड्डा साहब करते हैं नाटकबाजी, और नाटकबाजी से जो है कि वो जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। अगर ये इस प्रकार का फैसला लेना होता तो वो पहले ले लेते, क्योंकि पहले भी सरकार अल्पमत में थी और आज भी अल्पमत में है सरकार। तो हुड्डा साहब, आपने देखा होगा कि जब किसानों का आंदोलन चला हुआ था और 3 दिन का जो है कि सेशन था, लेकिन हुड्डा साहब ने खट्टर साहब से मिलकर के उस सेशन को 3 घंटे के अंदर ही समाप्त कर दिया और साइन करके वो चले गए। क्योंकि जनहित से जुड़े हुए मुद्दे जो है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष के नेता है वो उठाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ईडी और सीबीआई का शिकंजा उनके ऊपर है, भूमि अधिग्रहण मामला वो चला हुआ है, और बीजेपी भी जो है कि वो कार्रवाई जो है कि तीव्रता से जो है कि वो नहीं करना चाह रही है, क्योंकि भाजपा को भी जो है कि वो जाट को डिवाइड करना चाहती है, ताकि जाट का वोट जो है कि वो एकत्रित इकट्ठा ना होकर के जो है वो किसी पाले के अंदर चला जाए। आपने पिछले चुनाव के अंदर भी देखा होगा और लोकसभा के अंदर भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो डिवाइड एंड रूल की है, फूट डालो राज करो की नीति है। और वो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अलावा और प्रदेशों के अंदर भी जो है किस प्रकार के काम किए हैं, और मुख्य रूप से अक्षेत्रीय पार्टियों को बड़ा कमजोर करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जो है कि ये खेल जो है आपके सामने हो रहा है। और राह किरण चौधरी जी का सवाल और नीरज जी का ध्यान में सुन रहा था, भाई कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यही बात इनको आज कमजोर कर रही है। और कांग्रेस पार्टी कहां पर होती थी, यानी 1985 के समय के अंदर हम जब देखते हैं, जब श्री राजीव गांधी जी की सरकार जो है कि इंडिया में आई,
और विपक्ष पूर्ण तरह से जो है कि वो खत्म हो चुका था। और यहां पर जो है कि आज कांग्रेस की स्थिति क्या है, लेकिन उसका यही कारण है क्योंकि ये केयर नहीं करते, और जब कांग्रेस पार्टी के अंदर होते गलत काम वो करते हैं, ना कार्रवाई करने का काम करते, जब वो छोड़ के चला जाता है तो वो कुछ नहीं होता, उसके पास कुछ नहीं है। अब यहां पर तो जो है कि माधवराव सिंधिया भी छोड़ करके गए हैं और गुलाम नबी आजाद भी छोड़ करके गए हैं। और वो जो नेता थे कांग्रेस के अंदर, वो जो है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए, दूसरी पार्टियों के अंदर शामिल हो गए। लेकिन आज जो कांग्रेस की स्थिति जो 99 की है, लेकिन कांग्रेस को पता नहीं है, क्योंकि दलित समाज का एक बहुत बड़ा तबका, एक समाज जो है कि वो 95% ट्रांसफर हुआ, तभी 99 जो है कि इनकी जो है कि सीटें इस इंडिया के अंदर आई है, ये इनको समझना चाहिए। और फिर भी हुड्डा जो है कि ऐसे लोगों को फिर कमजोर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि वो बड़ा मजबूती के साथ काम करती है, संगठन मजबूत है और सब वर्गों को साथ के अंदर लेकर के चलती है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस जो है वो बांट करके जो है कि राजनीति करने का काम करते हैं। कुटेल साहब, ये हमने अक्सर देखा है कि आप कांग्रेस की जब भी बात आती है तो आप अक्सर हुड्डा साहब पे आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि वो इस तरीके की राजनीति करते हैं कि वो अपने चाहे बेटे के पक्ष की बात करें, चाहे इस तरीके के आरोप आपके द्वारा लगाए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या मेन कारण है इस चीज का? चाहे आपने टिकट बंटवारे पर आपसे सवाल किया तो आपने यही कहा, और कांग्रेस के ऊपर जो भी सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि कांग्रेस मत कहिए, हुड्डा कहिए। तो ऐसा क्या मेन कारण है कि ये इनेलो का कोई पक्ष है, या फिर या कोई एक्चुअल में ऐसा कारण है कि आपको लगता है कि ये कांग्रेस नहीं बल्कि हुड्डा हो चुकी है? यहाँ पर आप काफी लंबे समय से देख रहे हैं कि हुड्डा की मोनोपोली, और 10 साल तक जब शासन किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उन्होंने क्षेत्रवाद की राजनीति की है, ना कि पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीति की है, और दूसरे समाज के किसी भी लीडर को उभरने नहीं दिया। उदाहरण के तौर पर जब अशोक तंवर जी को इस हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, तो लेकिन उनको जो कि संगठन बनाने नहीं दिया, और वो आज तक भी संगठन नहीं बना है। लेकिन जब उसने अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया तो उसको जो है कि पीटने का काम जो है कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के व्यक्तियों ने ही किया। लेकिन वो आवाज उन्होंने उठाई, लेकिन उसको बाहर ही जाना पड़ा। फिर जो है कि यहां पर कुमारी शैलजा जी अध्यक्ष आई, कुमारी शैलजा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसको भी जो है कि इन्होंने पद से हटवा दिया। तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें आला कमान या हाई कमान कुछ नहीं करता है? देखिए, आला कमान और हाई कमान की जो बात करती है, तो राजनीति, मुझे भी 35 साल राजनीति के अंदर हो चुके हैं, कि राजनीति जो है कि वो निचले स्तर से जो रिपोर्ट होती है तो वही ऊपर तक जाती है और उसी को ही मान्य होता है। जो हाई कमान होती है उसको पता नहीं होता फील्ड के अंदर क्या है, तो रिपोर्ट देने वाला कौन होता है? जो फील्ड के अंदर काम करता है, जो विधानसभा ब्लॉक का अध्यक्ष होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, जिले का अध्यक्ष होता है, वो रिपोर्ट देते भी कौन व्यक्ति फील्ड के अंदर है, क्या है, कौन मजबूत है और किसका किस समाज के अंदर जो है कि वो मजबूती के साथ है। तभी जो है कि हाईकमान जो है कि उसके ऊपर फैसला करता है। और फैसला तो फिर ये स्थिति आप सिर्फ हरियाणा में देख रहे हैं या देश भर की बात कर रहे हैं? क्योंकि गुटबाजी सिर्फ हरियाणा नहीं, और जगह से भी सामने आती है, इस तरीके की बातें तो कांग्रेस को लेकर और जगह से भी सामने आती है। देखिए जैसा हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो आपने देखा नहीं पंजाब के अंदर कौन था? अमरिंदर सिंह था, तो वो भी बाहर हो गया। चलिए ठीक है, ये लंबी चर्चा का विषय, आगे करेंगे चर्चा। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं कुटेल साहब, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, आजकल हमारी फिल्मों में हमारे ही धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है।
कोई टॉपिक नहीं मिला तो रामायण के नए रूप के नाम पर बना दी आदि पुरुष जैसी बेहुदा फिल्में। नींव या जड़ से किसी भी तरह का खिलवाड़, किसी भी तरह की छेड़छाड़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे बड़ा भयानक तमाशा नहीं हो सकता आदि पुरुष से ज्यादा। इससे बड़ा अपमान हमारे एपिक रामायण का नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी आपको याद होगा फिल्म पीके में किस तरह भगवान शंकर के भेष में एक युवक को सड़कों पर बेतहाशा दौड़ते हुए दिखाया गया था। और फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई की डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर पर भी विवाद आपको याद होगा। उसके बाद ओएमजी में कांजी भाई ने किस तरह फिर एक बार हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी, और अब OMG 2 को लेकर विवाद छिड़ गया है। हम खुद ही दूसरों के सामने कला के नाम पर फूहड़ फिल्में बनाकर पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बन रहे हैं। पुरानी बात है, एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसे लोग भगवान की तरह पूजते थे। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण ने राजा के दरबार में जाकर राजा से कुछ ऐसा मांग लिया जिसे सुनकर राजा भी दुविधा में पड़ गए। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मुझे धन और धर्म दोनों चाहिए। राजा अब सोच में पड़ गए कि धन और धर्म दोनों कैसे दे दूं। राजा ने कहा मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। राजा की 2 रानियां थी। राजा ने पहली रानी के पास जाकर उससे पूछा कि हे रानी, आपको धन और धर्म में से क्या चाहिए? रानी ने फौरन कहा, महाराज, धर्म को लेकर क्या करोगे? अगर धन हमारे पास होगा तो हम सुख सुविधा और विलासिता का जीवन बिता सकते हैं, इसलिए मुझे धन ही चाहिए। इसके बाद राजा ने अपनी दूसरी पत्नी से सवाल पूछा। सवाल सुनकर रानी थोड़ा मुस्कुराई और बड़े विनम्र भाव से बोली, हे राजन, धन लेकर क्या करोगे? जब धर्म यानी कि हमारे सिद्धांत, हमारे संस्कार, विचार, मर्यादाएं ही नहीं रहेंगी तो धन का क्या करोगे? इसलिए मुझे धर्म चाहिए। राजा दूसरी रानी का उत्तर सुनकर बहुत खुश हुआ। राजा जान चुका था कि धर्म रहेगा तो सब कुछ रहेगा, जबकि धन कभी स्थायी नहीं हो सकता। धर्म हमारी अंतरात्मा में बसता है, और जब अंतरात्मा ही नहीं रहेगी, आत्मा ही नहीं रहेगी, तो फिर बेजान शरीर का क्या फायदा? कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा स्वयं धर्म करता है। हमें याद रखना चाहिए, अगर अधर्मी सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला महाभारत नहीं होने देता। नमस्कार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए, चर्चा भी जारी है। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए, एक ही मुद्दे पर अलग अलग लोगों से सवाल पूछो तो अलग अलग जवाब आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन कारण आया है, चाहे बीजेपी बताए चाहे इनेलो बताए, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसा होता है कि अक्सर नेताओं की अनदेखी की जाती है और उस अनदेखी को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है कि वो मजबूर हो जाते हैं पार्टी छोड़ने पर। देखिए, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। देखिए, आप इतिहास उठा के देखिए, सब पार्टियां इसी पार्टी से निकली हैं। जब जिन नेताओं की महत्वाकांक्षी ऊपर हो जाती है, पार्टी की विचारधारा से ऊपर होती है, तो उनके साथ ऐसा होना स्वाभाविक है। देखिए, अभी हमारी सरकार नहीं, किसी भी स्टेट में सरकार नहीं, बहुत कम स्टेटों में सरकार है। कोई हमसे नेता उपेक्षा करता है, हमें ये बना दो, हम कहां से बनाएंगे? दूसरा एक बात कहूं आपको, जो आदमी संघर्ष करेगा, सब पार्टी का बुरे समय में साथ दूंगा, असली नेता वही है, असली कार्यकर्ता वही होती है। नेता वो नहीं होता जो पार्टी के बुरे समय को छोड़ के चले जाए। सिर्फ इतने साल, 40 साल आप कांग्रेस में रहे और कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित रहे, सिर्फ आपकी बेटी को टिकट नहीं दिया तो इस कारण आप पार्टी छोड़ दिए। अब वो कहती हैं कि मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगी। मैं उनसे कहना चाहूंगा, और बीजेपी प्रवक्ता साथी से भी कहना चाहूंगा, और बीजेपी वालों को भी कहना चाहूंगा, क्या उन्हें कार्यकर्ता रूप में काम करने देंगे या राज्यसभा का पद देंगे? मुझे बता दिए, पहले क्लियर कर दिए। दूसरा, अगर ये लोग कहते हैं भिवानी से टिकट उनको मिलती है, चलो वो पार्टी में चले गई, तो भिवानी में जो उनका कैंडिडेट इतने साल से लड़ रहा है वो कहां जाएगा? हो सकता है वो हमारे संपर्क में हो। बीजेपी वाले ये क्यों भूल जाते हैं, जो इतने साल से इनका वर्कर काम कर रहा है, जो हर बार चुनाव लड़ता रहा है, उसका क्या हुआ?
उसको हितों को टकराव नहीं है, उसके साथ ये बुरा बर्ताव नहीं है कि कल की आई पार्टी को नेता को टिकट दे दिया। चलो यह बीजेपी का अंदरूनी फैसला है। देखिए, विवेक और विचारधारा की लड़ाई है। जिस नेता का पार्टी से विश्वास उठ जाएगा या पार्टी से महत्वाकांक्षी बड़े हुए पार्टी को छोड़ के जाएगा। तो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, ऐसे नेता आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। रही मेरे दोनों भाई ये प्रवक्ता साथी हुड्डा साहब पे प्रतिवेश कर रहे थे, उनपे इल्जाम लगा रहे थे, हुड्डा साहब और दीपेंद्र साहब पे। देखिए, राजा वही बनता है जिसे जनता चाहती है। सुनिए मेरी बात। और संविधान के नियम साहब से मुख्यमंत्री वो बनता है जिसे विधायक चुनते हैं। जब विधायकों का साथ हुड्डा साहब के साथ है, दीपेंद्र के साथ है, तो हुड्डा साहब दीपेंद्र साहब क्या करेंगे? जिसके साथ विधायकों का साथ होगा, जो विधायक दल का नेता होगा, भाई वही तो मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो हर पार्टी में विचारधारा है। हरियाणा की राजनीति के दो अनमोल रतन भूपेंद्र और दीपेंद्र, जो हरियाणा की राजनीति में सभी दलों पे भारी है। इसलिए बार बार उनकी चर्चा होती है कि पिता पुत्र की जोड़ी इनेलो पे भी भारी, जसपा भी भारी, बीजेपी भी भारी, क्योंकि जनता उनको चाहती है। उनके 10 साल को शासन को देखा है। देखिए, जनता चुनाव करती है। जो जनता के दिलों में राज करेगा या विधायक में राज करेगा वही नेता बनेगा। और वो सारे नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में है। ठीक है, समझ गए आपकी बात को, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि किरण चौधरी की अनदेखी की जाएगी, शैलजा की अनदेखी की जाएगी। चौधरी की अनदेखी क्या? देखिए मैडम, फिर आप वही बात कर रहे हैं। हमने अनदेखी की अगर अनदेखी की होती तो 40 साल वो हमारी कांग्रेस पार्टी में मकान नहीं बनता ना, एक ईंट से तो मकान नहीं बनता है। देखिए, इतने बड़े पदों पे नवाजा गया तो वो क्या अनदेखी थी? उनको कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाया, वो अनदेखी थी। सीएलपी लीडर जो सबसे बड़ा होता है व्यवस्था, वो बनाया गया, अनदेखी थी। उनको मंत्री बनाया गया, वो अनदेखी थी। उनकी बेटी 2 बार एमपी रही। हरियाणा में जहां पर भी कांग्रेस की राजनीति को लेकर के कोई भी सवाल आता है तो उसमें क्यों हुड्डा साहब का नाम ही सबसे पहले होता है? चलो आप ही रीजन बता दीजिए। जनता चाहती है, हुड्डा साहब को विधायक जानते हैं। मैंने एक छोटी सी बात की है, टेक्निकल बात है। जिसे विधायक चाहेंगे वही तो मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे इनेलो पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो। अगर मुख्यमंत्री खट्टर साहब को चाह तो सारे विधायकों ने चाह तो खट्टर साहब बने ना। अगर ये चाहते मेरे बीजेपी प्रवक्ता को साथी तो वो भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अगर मुझे चाहेंगे मैं ही बन जाऊंगा। अच्छा, चलिए ठीक है, समझ गई आपकी बात को। एक आखिरी सवाल और है आपसे, एक आखिरी सवाल और है आपसे। अब इसमें क्या दिक्कत है? इसमें हुड्डा साहब का क्या कसूर है? जब विधायक नेता उनको चाहते हैं, जनता उनको चाहती है, तो इसमें क्या दिक्कत है? वाले कोई नहीं होते, हम तो बस कारण की बात कर रहे हैं। देखिए, बड़ी पार्टी है कांग्रेस, पुरानी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, इससे कोई नाम नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे को एक चीज बताइए, ठीक है, साथी हंस रहे हैं, हो सकता है कल इनको ही लोग चुन लें, यही मुख्यमंत्री बन जाए। कुटेल साहब को सुन ले, मुझे सुन ले, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो विधायकों का प्रेम प्यार है। विधायक जिसे चाहिए वो नेता बनेगा, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो संविधान में नहीं आता। एक अहम सवाल और पार्टी के अंदरूनी में जिसे विधायक चाहिए वही नेता बनता है। मैं इस बात से सहमत, भाइयों आपसे पूछ रहा हूँ, इस बात से आप सहमत हो नहीं सहमत हो? बताइए मुझे आप ये बात। वो बताएंगे अपनी बारी में बताएंगे। हाँ, देंगे जवाब, लेकिन मेरा एक छोटा सा और बहुत जरूरी सवाल सुन लीजिए। हरियाणा के उनसे डरे हुए हैं, इसलिए बार बार उनकी चर्चा करते हैं, जबकि वो जनता पे राज करते हैं, जनता के लिए उन्होंने काम किया और जितने भी विधायक उनको दिल से चाहते हैं, इसलिए वो नेता बनते हैं। इसलिए बार बार उन पर रह जाता है कि हुड्डा साहब ये काम कर रहे हैं। जबकि आप कांग्रेस अध्यक्ष ने, प्रभारी ने हुड्डा साहब ने लिख के दिया था, आप उनकी बेटी को टिकट दे दो। ये हमारे हाईकमान का फैसला था कि 2 बार के हारे हुए को टिकट नहीं दी जाएगी। तो इसमें हरियाणा कांग्रेस हुड्डा साहब का क्या कसूर है? चलिए ठीक है, कुछ जवाब दे रहे रोहिला साहब, भी लौटूंगी। बहुत जरूरी सवाल है आपसे, रोहिला साहब जवाब दीजिए। जी, नीरज भाई बड़े शरीफ से प्रवक्ता है, इन्हें ये नहीं पता भैया जो 2 बार हारने वाली बात है जेपी पे लागू क्यों नहीं हुई। 2 हिसाब से आपने जिनको टिकट दिया जेपी जी, तो जमानत भी जब्त हुई है, तो आपने होमवर्क करके आ करो। नंबर 1, नंबर 2 सुनो मेरी अपनी बारी में मैंने अभी तक आपको बोलने दिया नीरज जी, अपनी बारी में। नीरज भाई सुन लो, आपको कोई बात नहीं। जिस दिन हुड्डा साहब ने शपथ ली थी, उन्होंने एक और शपथ ली थी कि भाई सभी नेताओं को ठिकाने लगा दूंगा मैं। 2005 से लेकर 2014 तक की आप लिस्ट निकाल के देख लो, दर्जनों नेताओं ने पार्टी छोड़ी। अशोक तंवर किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को कार्यकाल पूरा करने नहीं दिया। अशोक तंवर को, जो एक दलित नेता थे, उनको दिल्ली में गर्दन पे घुसे मारे गए। तो ये आपके नेता के कार्यकाल में हुआ ही है। उन्हें जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी गठित करने नहीं दी गई। उसके बाद शैलजा जी आ गई,
शैलजा जी का पूरा कार्यकाल ऐसे ही निकल गया, ठीक है ना। अब आगे आपको उदयभान जी 1.5-2 साल तो इनको भी हो लिया होगा, कोई जिला अध्यक्ष नहीं, कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं, ये तो होगी आपके संगठन की संरचना। भाई इसमें चल क्या रहा है, कितने प्रभारी पदों के डालिए, आपके प्रभारी भी कितने पदों के डालिए, तो बाबरी जी टिके हुए अभी, उससे पहले कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और बहुत से आगे डालिए। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी एक कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होती थी, वो पार्टी एक रीजनल पार्टी बन के रह गई, बापू बेटे की पार्टी बन के रह गई, जिसके कारण नेताओं को बार बार अपमानित होना पड़ा। और जो नेता अपमानित नहीं हो सकते थे, जितनी देर उन्होंने सहन किया, हाईकमान में कोई सुनवाई हुई नहीं उनकी, बार बार हाईकमान में भी गए। तो आप दर्जनों नेताओं की लिस्ट है, ये लिस्ट में किरण चौधरी जी का नाम जुड़ा। किरण चौधरी जी चौधरी बंसीलाल जी के परिवार से आती है, जिन्हें हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। तो वो जब इतना बड़ा परिवार के एक नेता जो 4 बार विधायक रह चुकी है, दिल्ली में डिप्टी स्पीकर रह चुकी है, कैबिनेट मंत्री रह चुकी है और सीएलपी लीडर रह चुकी है, 40 साल से आपकी पार्टी में रही है वो, ठीक है ना। तो आप लोगों ने उनका क्या हासिल किया, वो तो भला हुआ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जी का, तो वो उससे मुलाकात हुई और वो भारतीय जनता पार्टी में सर सम्मान आ गई। मैं तो उनके कार्यकर्ताओं को, श्रुति चौधरी जी को सबका सम्मान करता हूँ, सभी इस पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, नीरज भाई, घर में बेटा हो सकता है, बेटी भी पैदा हो सकती है, लेकिन कार्यकर्ता विचारधारा वो डेवलप करनी पड़ती है। जैसे आज भी इन लोगों को कार्यकर्ता मिलते हैं काम में। लेकिन रोहिला साहब, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, देवीलाल जी का दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंचाने में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वो उन्हीं का है, उनके योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता। ये बात तो आपने सही कही है। कोई कार्यकर्ता पार्टी छोड़ता है तो वो किसी न किसी वजह से छोड़ता है, निजी स्वार्थ महत्वाकांक्षा सबकी होती है, लेकिन वो अगर 40 साल कोई नेता आपकी पार्टी में रहा, उसे छोड़ के जाना पड़ रहा, कुछ तो फंक्शन करना पड़ेगा आप लोगों को। बिल्कुल, और यही सवाल मेरा भी है नीरज जी आपसे, आप जवाब दीजिएगा इनकी बात का भी। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि उनको पद चाहिए था, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, क्या पार्टी इसके पीछे ये पता करने की कोशिश करेगी कि हर एक नेता के साथ यही क्यों होता है जो पार्टी छोड़ करके आती है? क्या उन कारणों का पता लगाएंगे आप, या यही कह करके छोड़ देंगे कि जिसको जाना है तो जाए? नीरज जी आवाज नहीं आ रही है, नीरज जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है जी, रखिए अपनी बात। देखिए, आप एक नेता की बात कर रहे हैं, 2022 से 2024 से आप डिटेल निकाल के जाइए कि दूसरे दलों से हमारे कितने नेता आए हैं। बीजेपी के लोग भी आए, नैलो के भी आए, जसपा के आए हैं और दूसरे नेताओं के, आम आदमी पार्टी के भी आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये बेबुनियाद आरोप है। अगर ऐसा होता, दूसरी पार्टी के नेता के सारे सरकार बनाते तो इनकी 2019 में 40 सीटें ना आती। ये तो अहंकार से भरे हुए हैं, इतने में अहंकार इतना है। मैं इनके अहंकार का उदाहरण देता हूं। इनके आरएसएस से चीफ, जिसे बीजेपी का बड़ा भाई कहा जाता है, बीजेपी उसमें से निकली है, उन्होंने बोला आप अहंकार के कारण हार गए। ये 2 सीटों की पार्टी हो करती, 3 लालों के सारे सरकार बनाती थी, चाहे बंसीलाल जी हो, चाहे भजन लाल जी हो, देवीलाल जी, इनके सारे सरकार बनाता है, तो इनका तो रिश्ता पुराना ही है। ये क्या बोलेंगे इस बात को? मैं इनको चैलेंज करके दिखाता हूँ। अगर आपने इतना काम किया है हरियाणा में, मेरी एक छोटी सी प्रवक्ता साथी मेरे ध्यान से सुनो, आपके माध्यम से मैं आपकी पूरी पार्टी को, हरियाणा को चैलेंज देता हूं, बीजेपी पार्टी को, आप पार्षद के चुनाव कराइए। 2.5 साल हो गए, आप में पार्षद का चुनाव कराने का दम नहीं है। आप कभी इलेक्शन कमीशन का बहाना लेते हैं, नहीं सुनिए, आप पहले इलेक्शन कमीशन का बहाना लेते हैं, कभी सूची तैयार नहीं। मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूं, 4 बार सूची बन चुकी है, लेकिन आप में इलेक्शन कराने दम नहीं है। भाई साहब, ये तो पार्षद इलेक्शन तो ट्रेलर है, आपको अपनी हैसियत इस इलेक्शन में पता चल जाएगी आप कहां खड़े हो। ये सपना लेना छोड़ दो, 3 बार बहुमत की सरकार वो चल जाएगी, वो अच्छी बात है, वो नीरज जी आप ठीक कर रहे हैं, वो तो 2-3 महीने बाद पता चलेगी। लेकिन ये बहुमत की नहीं, मैं मैडम जी कह रहा हूँ, 2-3 महीने बाद तो दूर हो, आप पार्षद चुनाव कराइए ना। 2.5 साल से जनता तराई कर रही है पार्षद के, सीवर के लिए, लाइट के लिए, किसके पास जाए? कोई पार्षद नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। पहली ऐसा देश में संविधान के लिए हुआ है जो हरियाणा में 2.5 साल पार्षद की सरकार नहीं है। ठीक है, समझे हम आपकी बात को। देखिए, हर एक मुद्दे पर बात की जाती है, इसीलिए डिबेट्स की जाती है कि हर एक मुद्दा सामने आए।
लेकिन यहाँ पर आप जो बात कह रहे हैं, ठीक है, आपने कहा दर्जनों नेता आपकी पार्टी में आते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आपके क्यों जा रहे हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। बड़े बड़े नेता, मैंने आपको एक छोटी सी बात की, जब महत्वाकांक्षी पार्टी विचारधारा से ऊपर हो जाती है तो आप इन कारणों का अवलोकन करेगी नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी? मैं बस यही तो जानना चाह रही हूँ। चिंतन करेगी, बाकी जो बेकार जो, हाँ, बस यही मैं पूछना चाह रही हूँ, यही मैं आ रही रोहिला जी आपके पास। ठीक, देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता की लोभी नहीं है। जो नेता हमारी पार्टी में संघर्ष करेगा, दूसरी पार्टी से आएगा, उसका वेलकम है। सत्ता की लोभी नहीं है तो फिर चुनाव लड़ने का क्या मतलब? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा मजबूर हूँ क्योंकि थोड़ा समय की पाबंदी होती है। मैं लौटूंगी रोहिला जी आपके पास। देखिए, दूसरी पार्टी नेताओं को मैं कोई पद के लालच में आता है तो हमारी पार्टी में ना आए। अगर आगे इस पर बात कीजिएगा, आगे इस पर बताइएगा। ठीक है, मैं समझ रही हूँ, आपने बड़ी बात कर दी, सत्ता का लालच नहीं। अब क्या ही मैं इस पर कहूँ, मैं आगे आपसे सवाल लूंगी। घोषित करेंगे मेरे बीजेपी पर। ठीक है कहते हैं नीरज जी, देखिए समय की पाबंदी होती है, सभी को बराबर समय देना होता है। कुटेल साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रोहिला साहब आऊंगी, पहले कुटेल साहब के पास जाना चाहूंगी। कुटेल साहब ये कह रहे हैं कि अब आपने सुना होगा, मैं क्या ही इस पर सवाल निकालूं। उनका कहना है कि अवलोकन करेंगे, लेकिन अवलोकन करने से ज्यादा जोर वो इस बात पर दे रहे हैं कि भाई पद नहीं मिला तो गए, पद नहीं मिला तो नहीं गए। मान सम्मान भी कोई चीज होती है, नहीं होती है? देखिए ज्योति जी, जब कोई व्यक्ति काम करता है, वो व्यक्ति अपने मान सम्मान के लिए काम करता है, और जहां मान सम्मान ना हो तो वो घर अवश्य जो है कि वो छूट जाता है। और शायद किरण चौधरी जी के साथ जो है कि यही अपमान हुआ हो और उसने घर छोड़ना पड़ा, वो मजबूर हुई, उपेक्षा की शिकार हुई। लेकिन मेरा भाई नीरज से एक प्रश्न है कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है या हुड्डा के प्रवक्ता है वो? क्योंकि मैंने तकरीबन ज्योति जी यहाँ पर डिबेट के अंदर एक बात देखी है, जब भी कोई प्रवक्ता आता है कांग्रेस की ओर से, लेकिन वो हुड्डा की ही बात करता और किसी लीडर की बात नहीं करता। जब एसआर के गुट की बात करते थे, कहते थे भी कोई गुट नहीं है, उसमें भी जो है कि किरण चौधरी यहाँ छोड़ करके चली गई है। लेकिन यहाँ पर जो ये बार बार कहता भी नीरज गुप्ता जी बोल रहे थे कि भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की जो जोड़ी है, बापू बेटे की जो जोड़ी है, उससे सब जो है कि ईर्ष्या कर रहे हैं। यहाँ ईर्ष्या की बात नहीं है। अगर ये नियम जो है किरण चौधरी उनकी बेटी के ऊपर लागू होता तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी लागू होना चाहिए। दूसरा जो है कि हारने की बात है कि नीरज जी अपनी बारी में, नीरज जी अपनी बारी में, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर 2 बार कोई चुनाव हारा तो उसको टिकट नहीं है, तो फिर जेपी को टिकट क्यों हुआ? दूसरा कहते भी कांग्रेस बड़ी मजबूत है। भाई कांग्रेस के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं। मैं नीरज से पूछना चाहता हूं, नवीन जिंदल किस पार्टी से आए, कहां सांसद बने? धर्मवीर जी किस पार्टी से आए, कहां सांसद बने? बस यही सवाल तो मैंने भी उनसे किया था। इंद्रजीत जी यादव जी जो है कि कहां से आए और कहां सांसद बने? और अशोक तंवर जी आज है नहीं बने। तो लेकिन ये एक प्रश्न सादा होता है और जनता जो है कि वो सोचती है कि कांग्रेस जो है कि वो शोषण करती है, जिससे कि लोग बाहर जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी वैसे है, कोई ये भी अलग नहीं है। और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं बहन ज्योति जी से प्रश्न करना चाहूंगा कि आप जो है कि दलित मुद्दे के ऊपर जो है कि एक डिबेट रखें और उस डिबेट के अंदर ये दोनों पार्टियां जो है कि वो गिरती हुई नजर आएंगी। इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक चौधरी देवीलाल जी थे जिसने 79 के अंदर जो है कि दलितों के पक्ष के अंदर जो है कि कानून बना करके काम करने का काम किया है, लेकिन ना कांग्रेस ने किया आज तक। यानी 74-75 के बाद ना कांग्रेस ने किया और ना भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया। किसानों के पक्ष में काम किया हो, कामगार के पक्ष में काम किया हो, दलितों के पक्ष के अंदर काम किया हो, लेकिन एक शख्सियत थी चौधरी देवीलाल जी, जिसने जो है कि कानून बना करके जो है कि उनके पक्ष के अंदर कार्य करने का काम किया है। तो आप डिबेट कराएं इस मुद्दे पर, मेरी प्रार्थना आपसे। और फिर देखते हैं कि कौन कितना जो है कि भारी पड़ेगा। और इस चुनाव के अंदर अहम मुद्दा जो है कि आने वाला वो दलितों का होगा, क्योंकि मकान की बात है, प्लाट देने की बात है, यानी रिजर्वेशन की बात है,
पदोन्नति में आरक्षण की बात है, और यहाँ पर जो कि डेक्लोग की बात है, बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन दोनों पार्टियों ने आज तक जो कि वो पूरा करने का काम नहीं किया। ठीक है, रोहिला जी जवाब देना चाह रहे थे आप। मसला चल रहा है कांग्रेस का। आज भी एक आर्टिकल है, कहीं एक मैंने वेब पे दिखा था, भाई कांग्रेस आज उड्डा दरबार बन के रह गई है, ये जानते हैं। और कुटेल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो भी प्रवक्ता आता है वो मतलब ना तो पार्टी की बात करता, ना अपना सिर्फ नेतृत्व की बात करता। तो कहीं ना कहीं आप ये बात मान के चलो, ये अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रीजनल पार्टी बन के रह गई है उड्डा की, ठीक है। और उड्डा ने जो 10 साल में किया और जो अब तक उन्होंने जो किया है, उन्होंने एक एक नेता को, एक एक कार्यकर्ता को चुन चुन के ठिकाने लगाया है, और ये पूरा हरियाणा जानता है। और उन्होंने उन लोगों को रखा अपने साथ जिन लोगों ने वो चोरी में भागीदारी की, जिन लोगों ने सीएबीयू करवाए, जिनकी किसानों की जो जमीन है वो अपने बिल्डरों को दी, वाडराज को दी। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, नया कार्यकर्ता इनके साथ कोई नहीं जुड़ रहा है, उसके बाद नया कार्यकर्ता कोई नहीं जुड़ रहा इनके साथ। ये सिर्फ वही लोग इनके, आप इनको कोई भी रैली जलसे जुलूस उठा के देख लेना, उनमें वही लोग मिलेंगे जिन लोगों ने 10 साल सत्ता की मलाई खाई थी। नया आदमी के लिए कोई जगह नहीं कांग्रेस में। और सभी हरियाणा की जनता को समझ रही इस बात को, भाई ये इन लोगों ने क्या क्या किया है, अक्षेत्रवाद इन्होंने किया। मैं जींद से आता हूँ, मेरे चारों ओर रोड खराब थे। जब 10 साल इन लोगों ने राज किया और 3 मंत्री होते थे कांग्रेस के, तो इन लोगों ने क्षेत्रवाद किया। भाई हमारे एक विशेष क्षेत्र में मतलब मान लीजिए विकास होगा, तो इन्होंने किया है, वो ये बात मानेंगे। या आरटीआई या श्वेत पत्र से सब कुछ जाहिर भी हो जाएगा तो कौन से जिले में कितना पैसा लगा है। तो ये कोई छुपी बातें नहीं है। और इन्होंने हर नौकरियों में पार्सलिटी की। नौकरियों में आप लोगों ने 360 लेक्चररों की भर्ती की थी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, रोहतक वालों को आपने मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में उनके वो फॉर्म भरवाए थे। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ आपका, ठीक है। लेकिन जनता सब जवाब देने के लिए काफी जो सरकार है उत्साहित दिख रहे हैं मुझे नीरज जी। तो वो समर्पित है और हम लोग उसी में लगे हुए हैं। और तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा में। चलिए ठीक है, आने वाले समय की बात है। नीरज जी जवाब दीजिए। ये रत्ता साथी भूल गए जो कांग्रेस पे इल्जाम लगा रखे हैं। बीजेपी खुद 2 आदमी की पार्टी है, मोदी और शाह की। लाल किशन आडवाणी जी को किनारे लगाने का काम किसने किया, सारी दुनिया जानती है, भाई साहब रोहिला भी जानते हैं और इनके नेता भी जानते हैं। बीजेपी खुद 2 आदमी की पार्टी है, जो मोदी शाह चाहेंगे वो कहेंगे, ना खाता ना भाई, जो मोदी शाह कहें वो सही। तो ये सिर्फ घमंड में भरे हुए हैं। मैं इनको अभी कहना चाह रहा हूँ, ये तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाएंगे। भाई साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आपके थ्रू कहना रहा हूँ, बीजेपी पार्टी को चैलेंज देता हूँ, आप कराइए ना 15 दिन के इलेक्शन, 15 दिन के लिए पार्षद के इलेक्शन कराइए। आपको चल जाएगा आप धरती पे कहाँ हो, हरियाणा की जनता पे क्या हो। जनता चुनाव चुनती है, जनता ही नेता बनाती है, जनता काम को देखती है। हमारी 5 सीटें ऐसी नहीं आ गई, एक तरफ हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, पे संगठन नहीं, कुछ नहीं है, कार्यकर्ता नहीं। तो भाई साहब 5 सीटें हमें दी है क्या, आपने दी है क्या? हमें हरियाणा की जनता ने दी है सीटें, हरियाणा की जनता चुनाव करती है। 5 सीटें कैसे आ गई हमें? आप तो 11 कमल खिला रहे थे, बल्कि 6 सीटें आई है, चंडीगढ़ की सीट भी हमारी है। 11 कमल में से 5 रहेंगे, तो ये सिर्फ बेबुनियाद आता है। मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा, देखिए मेरा कहने से कुछ नहीं होगा, सरकार हमारी बनेगी, किसकी बनेगी ये जनता चुनाव करेगी। जनता देखिए किसकी सरकार बने, जनता किसको राजा बनाती है, जिसको बनी फैसला में जनता पे छोड़ने चाहिए। हर पार्टी अपना दावा करती है, बीजेपी भी करेगी, मैं भी करूंगा, नैलो भी करेगी, लेकिन ये फैसला में जनता करने की। जनता हमारे 10 साल के कामों को इनके 10 साल के कामों को कंपेयर करेगी। आज एमएसपी पे रेट बढ़ा दिया इन्होंने, 750 किसान के हत्यारे, उससे पहले रेट क्यों नहीं बढ़ाया? अगर पहले रेट कान देते हैं तो 750 किसान ना मरते। ये सिर्फ प्योर राजनीति है, क्योंकि चलिए किसानों के मुद्दे पे करेंगे, हम अक्सर बात करते हैं। मिल गया आपको, अभी मुद्दे से बात नहीं करेंगे। रोहिला साहब जवाब दीजिए। पूरे भारत में कि भाई अगर मोदी की सरकार आ गई तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, जबकि नरेंद्र मोदी जी ने एक जनसभा में खुद कहा कि अगर बाबा साहब खुद भी आ जाए तो देश का नीरज जी अपनी बारी बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देश है जी, देश संविधान से चलता है, ठीक है ना। तो ये प्रोपेगेंडा इनका थोड़ा सा कामयाब होगा, जिसके कारण 5 सीटें हमने लूज की है। और आने वाले समय में हम इनकी सफाई कर लेंगे।
देखिए मेरी नीरज जी अपनी बारी में दीजिएगा, मैं आपको समय दे रही हूँ ना, मैं समय दे रही हूँ, बराबर दे रही हूँ, एक बार सुन लीजिए। एक अगर प्रोपोगंडा फैलाया है तो बीजेपी ने फैलाया श्री राम के नाम पे। नीरज जी 4 जून के बाद इनका लौटूंगी, एक बार सुन लीजिए उनको छोड़ के जय द्वारकाधीश जय द्वारकाधीश। अब श्री राम जी पूरे हो गए क्या? अब नीरज जी फिर आप घुमा फिरा के वही मुद्दा क्या है, मुद्दा आप समझ नहीं पा रहे, उतनी देर से मैं कह रही हूँ आपको। भगवान को पकड़ लिया द्वारकाधीश द्वारकाधीश। नीरज जी के ऑडियो डाउन कर श्री दीजिए। राम जी कहाँ गए? अब श्री राम जी कहाँ गए? नीरज जी के ऑडियो डाउन कर दीजिए। द्वारकाधीश के नाम पर चुनाव लड़ोगे या श्री राम के नाम पे चुनाव लड़ोगे? नीरज जी आपको मैं समय दे रही हूँ, फिर बीच में बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता ये सब। जय श्री राम बोलते रहे, मैं बोल रहा हूँ जय श्री राम, आप बोलो जय द्वारकाधीश, बोलो जय द्वारकाधीश, क्यों नहीं बोलते? क्या आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी नीरज जी ये क्या, जय द्वारकाधीश? ये कोई मुद्दा है क्या इसी मुद्दे को लेकर के आपको बताया गया था कि जय द्वारकाधीश वाले मुद्दे पर? ये प्रोपोगंडा फैलाते ना, जो आप कह रहे हैं, जो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारी 5 चीजें आई, हमने जनता में भ्रम फैलाया, इन्होंने श्री राम के नाम पे भ्रम फैलाया कि श्री राम का मंदिर बना दिया, तो ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। जनता ने आप अपनी बात कह चुके ना, ठीक है, समझ आ गई आपकी बात, आप सुन लीजिए 1 मिनट उनको भी। क्यों श्री राम को छोड़ दिया कि श्री राम ने अयोध्या में सीटें उड़वा दी, इसलिए श्री राम को किसने छोड़ा है श्री राम को? कैसी बात कर रहे हैं आप? किसने छोड़ा है श्री राम को? छोड़ दिया आप बताइए। मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रहे हैं। रोहिला जी जल्दी से जवाब खत्म कीजिए, कुटेल साहब आपके पास आ रही हूँ। जो कांग्रेस ने जो किया था वो सारा पब्लिक डोमेन में, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, जो ये भ्रष्ट लोगों ने किया था, ठीक है। नया लोगों को साथी भी जानते हैं, अब नया नारा। हाँ चलिए ठीक है, दोनों को रोक रही हूँ। कुटेल साहब छोटा सा रिएक्शन 10 सेकंड का, दोनों को रोक रही हूँ। समय की पाबंदी है नीरज जी, नहीं कुटेल साहब छोटा सा रिएक्शन 10 सेकंड का। देखिए ज्योति जी आप देख रहे हैं, मैं पहले भी कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के 2 पहलू, चोर चोर मुसेरे भाई। क्योंकि जनता इनको जो है कि समझ चुकी है और आने वाले समय के अंदर जो है कि जनता इन दोनों को चित करने का काम करेगी। और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है इनेलो की सरकार होगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। चलिए ठीक है, ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे ऐसे पार्टियों के अपने अपने दावे भी तेज होते जा रहे हैं। और इसी बीच हरियाणा से खबर सामने आती है कुछ दिन पहले कि कांग्रेस से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, जो एक बड़ा झटका माना जा रहा था कांग्रेस के लिए। और अब आज जो है कांग्रेस के एक डेलीगेट की तरफ से जो है राज्यपाल से मुलाकात की गई और एक बार फिर से सरकार को अल्पमत के मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया गया। तो फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार। Hey, Mom. Hey, look.